हेलो बच्चों। हम लोग जैसे कि अभी तक नॉर्मल रिएक्शन और बात कर चुके थे वेट के और वेट की वजह से या नॉर्मल रिएक्शन की वजह से किस तरीके से एफपीडी बनता है या फोर्सेस लगते हैं ये भी जान चुके हैं। अब देखो बच्चों, अगर मेरी एक बात बताओ कि अगर किसी रस्सी से ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तो रस्सी का ऑब्जेक्ट से क्या इंटरेक्शन होगा ये भी तो जानना होगा। बात मैं कर रहा हूँ टेंशन की। टेंशन क्या होती है? टेंशन टेंशन होती क्या है? देखो जनरल टर्म में हम बात करें कि टेंशन क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल कि मेरा एग्जाम पास में है और मैंने बहुत सारे टॉपिक नहीं पढ़े हैं। डेफिनेटली मैं अभी एक टॉपिक पढ़ रहा हूँ और मेरे को दिमाग में आ रहा है कि दूसरा टॉपिक नहीं हुआ है, तो मेरा मन उस दूसरे टॉपिक के बारे में सोच रहा है, पर मैं अभी एक टॉपिक को कवर कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली मैं दो अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा हूँ। तो मेरा दो अपोजिट डायरेक्शन में वर्क हो रहा है, तो मैं कह रहा हूँ क्या मिला के, या फिर मैं सोच रहा हूँ, तो कुल मिला के मुझे टेंशन होने लगती है। देखो बच्चों, टेंशन से कैसे बचा जा सकता है ये जान लेते हैं, इसके बाद न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में क्या टेंशन है वो भी जानेंगे और कैसे यहाँ पे भी लिंक करती है और वो भी वहां पर भी लिंक करती है। देखो, अगर आज मुझे कुछ काम करना है, मैं आज नहीं करूँ, आज मुझे कोई काम है जो रोज करना है, इतना अमाउंट ऑफ वर्क मैं रोज करना है, मेरे को ड्यूटी है, तो अगर आज नहीं करूंगा तो कल मेरे को वो डबल हो जाएगा, कल नहीं करूंगा तो परसों ट्रिपल हो जाएगा। मैं ऐसे टालता जाऊंगा, एक समय ऐसा आएगा कि वो काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जब वो काम बच्चों बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो करने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो हमारे पास कम समय होगा और बहुत सारा काम पड़ा होगा, तो हमें टेंशन होती है कि किस तरीके से ये करेंगे। टेंशन को अवॉइड कैसे किया जा सकता है स्टडी के अंदर, टेंशन को अवॉइड कैसे किया जा सकता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे को आज मैंने एक टॉपिक पढ़ा है तो उस टॉपिक को मैं कंप्लीटली जितना मैंने पढ़ा है उतना रिवाइज कर लूँ, तो मेरा वो टॉपिक पक्का हो जाएगा। टॉपिक पढ़ने के बाद मन में कुछ डाउट्स हैं उसको नोट कर लूँ ताकि, और डिस्कस कर लूँ ताकि वो डाउट्स भी वहीं के वहीं ख़त्म होते जाएं। साथ ही साथ जब टॉपिक पढ़ लिया उसके बाद न्यूमेरिकल सेक्शन पे आए तो वो न्यूमेरिकल्स को भी कवर कर लिया। अब केवल टॉपिक पढ़ना ही सफिशिएंट नहीं होता बच्चों, टॉपिक पढ़ने के बाद हमें रिवीजन करना भी जरूरी होता है। तो रोज के रोज अगर आप रोज फिजिक्स पूरी रिवाइज करो, अगर आप फिजिक्स को एक बार उठाते हैं और पहली बार पूरा रिवाइज करते हैं तो आपको कुछ टाइम लगेगा, 1 घंटा। आप दोबारा रिवाइज करते हैं तो आपको हो सकता है वही काम 30 मिनट में हो जाए। अब आप दोबारा रिवाइज करेंगे 15 मिनट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा इसके बाद ये आता है ये आता है। कुल मिला के अगर आप रिवीजन डेली करते हो तो आपके रिवीजन का टाइम ड्यूरेशन कम होता जाता है। जितना आप रिवाइज करोगे उतना आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग होता जाएगा, पकड़ मजबूत अच्छी होती जाएगी। तो डेफिनेटली रिवीजन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है और इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रिपरेशन ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो बच्चों, हमें यहाँ पर ये बात को अच्छे से समझ के चलना है कि जितना हम पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन जरूरी है। ये हो गया थ्योरी पार्ट और डेरिवेशन पार्ट का रिवीजन। नाउ मैंने रिवीजन कर लिया है, पर मुझे फील नहीं आ रही कि यार मुझे टॉपिक आता है नहीं आता है। रैंडमली कुछ 5 क्वेश्चंस उठाओ उस टॉपिक के, उनको सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद आप सबसे पहले टाइम लिमिट रखो अपनी। टाइम लिमिट के अंदर आपका कितना कवर हो गया, कितने क्वेश्चंस करे आप ये देखो, कितने क्वेश्चन सही गए ये देखो, तो आपकी एक्यूरेसी पता चलेगी, आपकी इफिशियंसी पता चलेगी। तो किसी भी टॉपिक के नंबर ऑफ क्वेश्चंस करना जरूरी होते हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ज्यादा आपको पता चलेगा कि कंसेप्ट कैसे लगेगा। बच्चों, कंसेप्ट जानना और कंसेप्ट लगाने में जमीन आसमान का अंतर होता है। हम जानते हैं अलग चीज है, हम शब्द जानते हैं और हम समझते हैं हर एक पैरामीटर। तो हमें जानना नहीं है, हमें समझना है। और कैसे समझेंगे? समझेंगे आप लोग मेरे साथ जुड़कर। चलिए बच्चों, अपनी टेंशन की शुरुआत करते हैं। मैं हूं सिद्धार्थ रितेश और आप व्युत्पत्ति चैनल देख रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग बच्चों बहुत अच्छे से सीख रहे हैं फिजिक्स को। तो फिजिक्स आपका मोहब्बत बन जाएगी। आइए शुरू करते हैं टेंशन से। तो बच्चों, सबसे पहले अगर याद सोचो जरा कि टेंशन कहाँ होती होगी। टेंशन स्ट्रिंग या रस्सी में ही आती है। आपकी रस्सी में आ सकती है, किसी कपड़े में आ सकती है, इस तरीके से टेंशन आ सकती है। अब देखते हैं टेंशन कैसे आती है। तो बच्चों देखो, मेरे पास मान लो ये एक स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग पे मैं इधर की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, इधर की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ। ये स्ट्रिंग को अगर मैं छोड़ता हूँ तो डेफिनेटली ये कहाँ जाती है? इधर की तरफ जा रही है। तो डेफिनेटली इसकी तरफ, इसके पास एक फोर्स आ रहा है। अब देखिए, अगर मैं इधर की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, ये फैल नहीं रही है। ध्यान से समझिएगा,
अगर मैं इधर की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ तो ये इसकी लेंथ इंक्रीज नहीं हो रही, तो या फिर मैं कहूँ इधर की तरफ कोई मोशन नहीं हो रहा, डेफिनेटली कुछ फोर्स आया होगा जो अंदर की तरफ आया होगा, मेरे जो मैंने फोर्स अपने हाथों से अप्लाई किया उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो फोर्स होता है टेंशन। अब ये टेंशन क्यों आता है? जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे होते हो तो आप क्या कोशिश कर रहे होते हो, उस ऑब्जेक्ट के या उस जो भी मैटर है उसके इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे होते हो, और यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आते हैं जिसकी वजह से वो अपने अपोज करते हैं इस इंक्रीमेंट को। तो यहाँ पर जो टेंशन है अपना वो एक इंटरमोलिकुलर फोर्स है। तो हमें इतना समझ में आया कि स्ट्रिंग में टेंशन कैसे आता है। साथ ही साथ स्ट्रिंग अगर मान लीजिए एक ब्लॉक है और इससे रस्सी जुड़ी हुई है, अब इस रस्सी की हेल्प से ऑब्जेक्ट को पुश नहीं कर सकते, तो टेंशन से आप पुश नहीं कर सकते किसी ऑब्जेक्ट को, पुल कर सकते हैं केवल। आप अगर इस पे फोर्स लगाओगे आप इस ऑब्जेक्ट को रस्सी के हेल्प से पुल कर सकते हो, पुश नहीं कर सकते हो। तो हमें एक पॉइंट पता है कि टेंशन इज एन इंट्रामोलिकुलर फोर्स। ये पॉइंट हो गया एक बच्चों, इंटरमोलिकुलर फोर्स हो गया आपका टेंशन। ये इंटरमोलिकुलर है बच्चों, ये इंट्रा नहीं, इंटरमोलिकुलर फोर्स है। आगे की बात करते हैं कि टेंशन कैसे आएगा। मान लीजिए एक मेरे पास रस्सी है, ये रस्सी है, स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर फिक्स कर दिया है, बांध दिया है। अब इस रस्सी को मैं बच्चों पुल करूंगा तो डेफिनेटली ये रस्सी कई सारे एटम्स से मिलके बनी है, और इस इन एटम्स के बीच की मैं डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहा हूँ। जब मैं इंक्रीज करूंगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स आएगा जो ये काम अपोज करेगा और बिल्कुल इंक्रीज नहीं होने देगा। अगर आइडियल स्ट्रिंग है तो डेफिनेटली ये फोर्स टेंशन का होगा और इधर की तरफ आएगा। डेफिनेटली यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा होगा और टेंशन इधर की तरफ आएगा। तो स्ट्रिंग में टेंशन बच्चों अंदर की तरफ आता है, ये बात जानना भी जरूरी है। अगर मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट सीलिंग से लटका हुआ है तो टेंशन कैसे आएगा, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग। तो देखिए जो टेंशन आएगा ये टी ऐसे आएगा, इस तरीके से आएगा। टेंशन रस्सी में अंदर की तरफ आता है इनटू दी, और साथ ही साथ याद रखिएगा अंदर की तरफ आता है इस तरीके से, और अलोंग दी स्ट्रिंग रहता है, अलोंग दी स्ट्रिंग रहता है बच्चों, अलोंग दी स्ट्रिंग। अगर रस्सी ढीली पड़ी हुई है, ढीली बोले तो स्लैक है, तो टेंशन उस केस में जीरो होता है, ये याद रखिएगा, टेंशन उस केस में जीरो होता है। अब क्या रस्सी के हर एक पॉइंट पर टेंशन सेम होता है? आइडियल स्ट्रिंग क्या होती है या रस्सी क्या होती है, रोप क्या होती है, आइडियल स्ट्रिंग रोप रस्सी क्या होती है, तो ये जानते हैं, इसे नोट कर लेते हैं इससे पहले, और कुछ और पॉइंट्स को समझेंगे पहले वो जानते हैं। तो बच्चों अगर कोई स्ट्रिंग मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है, मतलब इसकी लेंथ चेंज नहीं हो रही, नो डेल्टा एल यानी कि चेंज इन लेंथ जीरो है, मासलेस है, स्मूथ है यानी कि फ्रिक्शन सरफेसेस, अगर रस्सी किसी पे स्लाइड कर रही है तो कोई फ्रिक्शन उस पर नहीं लग रहा है, स्मूथ है, और मैं कहूँ फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस है और फ्रिक्शन जीरो है, इस केस में आपका जो टेंशन रहता है थ्रू आउट द स्ट्रिंग, पूरी स्ट्रिंग में टेंशन का मैग्नीट्यूड पूरी स्ट्रिंग में सेम रहता है। आप अगर देखें मैं यहाँ पे F फोर्स लगाऊं, एक F1, या मैं एक F फोर्स लगाता हूँ, इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनाता हूँ इसे, और एक F फोर्स यहाँ लगाता हूँ तो T यहाँ पे आएगा और T यहाँ पर आएगा और सेम फोर्स लगेगा। किसी भी पॉइंट पे बात करो, अगर मान लो मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो इस पॉइंट को पे टेंशन इधर आएगा, टेंशन इधर आएगा, इक्वल रहेगा। अगर आपकी क्या कंडीशन है, ये कंडीशन है, तो ये स्ट्रिंग आपकी कहलाती है आइडियल स्ट्रिंग। तो बच्चों ये है आइडियल स्ट्रिंग और इसकी कुछ टेंशन की ये टेंडेंसी होती है। आइए टेंशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं बच्चों।
जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इट इज क्वाइट प्रैक्टिकल दैट वी कैन पुल ऑब्जेक्ट्स बाय स्ट्रिंग, बट वी कांट पुश ऑब्जेक्ट बाय द स्ट्रिंग। सिंपल बात है कि हम केवल क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट पुल कर सकते हैं। The force of tension acts on a body in the direction away from the point of contact or tied end। ये पॉइंट अभी हमने समझा है कि जो फोर्स ऑफ टेंशन है वो एक्ट्स ऑन अ बॉडी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा उसके दूर की तरफ जाएगी। आगे की अब ये सारी चीजें हम देख चुके हैं बच्चों। If a string is massless, frictionless, the tension throughout the string remains constant. But if the string is massless and not frictionless, at every contact in the length of the string, tension changes. And if it is not light, tension at each point will be depend on the acceleration of the string। मतलब अगर आपकी जो स्ट्रिंग है वो फ्रिक्शनलेस नहीं है तो हर पॉइंट पर टेंशन चेंज होता जाएगा। साथ ही साथ अगर लाइट यानी कि हल्की स्ट्रिंग नहीं है, मासलेस नहीं है, तो उस केस में भी आपकी जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन आ रहा होगा वो एक्सेलरेशन क्या है, स्ट्रिंग किस एक्सेलरेशन से आगे या पीछे मूव कर रही है, इस बात पे डिपेंड करेगा। सारी केसेस देखेंगे, घबराइएगा मत, सारी प्रॉब्लम्स करेंगे, सीखते जाएंगे उससे। If a force is directly applied on a string, as say a child is pulling a tied string from the other end with some force, tension in the string will be equal to the applied force। सारी बातें सिंपल है, कैसे होगा डिस्कस करेंगे, सारी चीजें अभी बस आप लोग नोट कर लीजिए, सारे पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट। तो आपकी इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का मतलब है आपकी परफेक्टली इलास्टिक स्ट्रिंग है, यानी कि उसकी चेंज इन लेंथ नहीं होने देगी। तभी सारे पॉइंट्स हमारे आते हैं कि इनएक्सटेंसिबल होने की वजह से जो स्ट्रिंग का टेंशन है उसके जो भी वो द वर्क डन बाय द स्ट्रिंग टेंशन इज इक्वल टू 0 इफ द स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। ये यहाँ से ही पॉइंट आए, सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेंशन के बच्चों, सब नोट करना है। अब आइए जानते हैं सारे पॉइंट्स, तो इन्हें आप स्क्रीन पॉज करके बच्चों नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों किस तरीके से टेंशन आता है डिफरेंट कंडीशंस में, और टेंशन की लेते हुए हम कैसे एफपीडी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है जो स्टे कर रहा है एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर, स्मूथ सरफेस पर, इसको रस्सी यानी कि स्ट्रिंग, आइडियल स्ट्रिंग है, उसकी हेल्प से खींचा जा रहा है, फोर्स लगाया, तो स्ट्रिंग में टेंशन टी इधर आएगा और इस ऑब्जेक्ट से अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इधर आएगा। तो अगर मैं एफबीडी की बात करूं तो देखो सबसे पहले तो टेंशन इधर की तरफ लग रहा है, मैं इस ए बॉडी का एफबीडी बना रहा हूँ, बॉडी ए का एफबीडी की बात कर रहे हैं बच्चों। अब ये कांटेक्ट में है यहाँ पर, तो इसकी वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आएगी और डेफिनेटली mg वेट नीचे आएगा जो मास होगा इस बॉडी ए का। तो यहाँ पर ये एफपीडी बनता है। आगे की बात करते हैं कि और क्या केस हो सकता है। मान लीजिए एक बॉडी इस तरीके से है, एक बॉडी इस तरीके से है। अब इन बॉडीज पर आपने यहाँ पर मान लीजिए एक एक्सटर्नल फोर्स F लगा दिया, तो क्या होगा, आपकी आइडियल स्ट्रिंग है और आइडियल स्ट्रिंग में बच्चे हम मानते हैं कि थ्रू आउट द स्ट्रिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन डज नॉट चेंज। आइडियल स्ट्रिंग है तो आपने जब F फोर्स यहाँ पे लगाया और कोई फोर्स नहीं है तो क्या होगा, इस F फोर्स लगाने पर टेंशन स्ट्रिंग में यहाँ T आएगा, यहाँ पर टेंशन T आएगा, इसे बॉडी A कहा, इसे बॉडी मैंने B कहा, इसका मास MA कहा, इसका मास MB कहा। तो अगर मैं बॉडी A का FBD बनाऊं बच्चों, तो बॉडी A का FBD F इधर, इसके पीछे स्ट्रिंग की वजह से टेंशन इधर आ रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन NA ऊपर की तरफ, एंड मास की वजह से या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से धरती माता जो इसे बुला रही है, पुल कर रही है, वो किधर आएगा, MAG। अब ये धरती माता इधर पुल कर रही है, डेफिनेटली कांटेक्ट में ये पुश कर रहा होगा, तो धरती माता जो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, नॉर्मल रिएक्शन दे रही है, वो ऊपर की तरफ है। अब देखिए क्योंकि देयर इज नो मोशन, अब दो तीन पॉइंट समझते हैं कि इफ द आइडियल स्ट्रिंग यानी कि लेंथ आपकी स्ट्रिंग की चेंज नहीं हो रही है, तो यहाँ पर चेंज इन लेंथ नहीं है, यानी कि ए जितना इधर चलेगा डेफिनेटली बी भी उतना चलेगा, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं हो रही है। अगर मान लीजिए ए ज्यादा चले और बी कम चले तो इनके बीच की लेंथ चेंज हो जाएगी, सेपरेशन चेंज हो जाएगा। वो तभी पॉसिबल है जब आपकी स्ट्रिंग एक्सटेंसिबल हो। अगर आपकी स्ट्रिंग एक्सटेंसिबल नहीं है बच्चों,
तो लेंथ में चेंज नहीं हो सकता। इस बात का मतलब ये है कि बॉडी ए जितना चलेगी एक्स ए उतना ही बॉडी बी चलेगी, तो एक्स ए इज इक्वल टू एक्स बी। तो डेफिनेटली बच्चों याद रखिए दोनों की वेलोसिटीज सेम होंगी, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। तो अगर इसका एक्सेलरेशन ए इस डायरेक्शन में है तो डेफिनेटली इसका एक्सेलरेशन भी ए इस डायरेक्शन में होगा। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, क्योंकि देयर इज नो मोशन in the vertical direction, so the force in the vertical direction must be balanced। तो हम लिख सकते हैं Na is equal to mag। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, F माइनस टी इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी ए इंटू एक्सेलरेशन इक्वेशन 1। अगर मैं बॉडी बी की एफबीडी की बात करूं बच्चों, तो बॉडी बी का एफबीडी क्या होगा देखते हैं। तो बॉडी बी का एफबीडी देखिए तो क्या होगा, एम बी जी नीचे और नॉर्मल रिएक्शन धरती माता ऊपर की तरफ दे रही होंगी। धरती माता का ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ पुल कर रहा है एमबीजी से, जिसे वेट कहते हैं, और धरती माता की जो सरफेस है वो ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन एनबी दे रही होंगी। अब देखिए टेंशन इस रस्सी की वजह से बॉडी बी पर इधर ही लगेगा। अब और बॉडी बी का एक्सेलरेशन यही है, तो आप देखिए क्योंकि ये ऊपर की तरफ मूव नहीं कर रही तो इस डायरेक्शन में फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए। तो यहां से ये लिखा जा सकता है एन बी इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी बी दैट इज एम बी जी। और अगर देखूं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 नहीं है क्योंकि टेंशन को अपोज करने के लिए कोई फोर्स नहीं है, तो T इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी बी इंटू ए सेकेंड इक्वेशन हो जाती है। और यहां से बच्चों हमने देखा कि इन दोनों को अगर मैं सम कर दूं तो मैं लिखूंगा F इज इक्वल टू मास ये, और एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज F डिवाइडेड बाई एम ए प्लस एम बी हो जाएगा। तो दैट इज द अनदर पॉइंट और अनदर केस। वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम वेरी इजीली। बच्चों कैसे करेंगे पहले से नोट कर लो, फिर मैं इसको आपको दूसरे मेथड यानी कि शॉर्ट ट्रिक से समझाता हूं। साथ ही साथ अगर आपको टेंशन निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो टेंशन निकालना चाहते हो टी मास ऑफ द बॉडी, देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू रख दे हमें टेंशन मिल जाएगा और वो टेंशन हो जाएगा एक्सेलरेशन क्या है एफ डिवाइडेड बाई एम ए प्लस एम बी। तो ये टेंशन आ रहा है स्ट्रिंग में, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद बच्चों हम लोग इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। बच्चों देखिए अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो अगर मैं इसको बेटा सिस्टम कंसिडर कर लूं तो जो टेंशन है वो आपका इंटरनल फोर्स बन जा रहा है, और हमें मालूम है इंटरनल फोर्सेस की वजह से नेट चेंज इन मोमेंटम कुछ नहीं होता, केवल एक्सटर्नल फोर्स कॉज करता है। तो एक्सटर्नल फोर्स हम जानते हैं ना, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पर एक्सेलरेशन दोनों बॉडीज का सेम है। तो बेटा केवल एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है इस सिस्टम पे वो आपका फोर्स है एफ। तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू टोटल मास इन मोशन इज एम ए प्लस एम बी, और एक्सेलरेशन ए है, कॉमन है एक्सेलरेशन। तो बेटा मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एफ ए इज इक्वल टू एम ए प्लस एम बी। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट द टेंशन। कितना आसान हो गया, सारे स्टेप गायब हो गए, सिस्टम लेते। अब मैं टेंशन देखना चाहता हूँ, तो देखो बी बॉडी को चला रहा है केवल टेंशन और कोई फोर्स नहीं है। तो अगर मैं बी बॉडी को सिस्टम के अंदर की चीजें देख रहा हूँ तो बी बॉडी का एफ बी डी बनाऊँ तो टी इधर, एन बी इधर, एम बी जी नीचे। तो मैं लिखूंगा इसके लिए इक्वेशन T इज इक्वल टू एम बी इंटू ए, एम बी ए की वैल्यू है F डिवाइडेड बाई एम ए प्लस एम बी। देखिए कितना आसान हो जाता है टेंशन निकालना, और ये रहा आपका बच्चों टेंशन। तो ये है आपका टेंशन, देखिए इसे कैलकुलेट किया जा सकता है। और डिफरेंट सिचुएशन को देखते हैं बच्चों। अभी तक तो हमने देखी दो बॉडी कनेक्टेड थी, अब तीन बॉडी अगर कनेक्टेड हो तो कैसे देखेंगे, एक बॉडी और दूसरी बॉडी और तीसरी बॉडी सारी की सारी स्मूथ सरफेसेस पे रखी है और एफ फोर्स से पुल करी जा रही है। दिस इज बॉडी ए, दिस इज बॉडी बी एंड दिस इज बॉडी सी। नाउ बच्चों देखो ये एक अलग स्ट्रिंग है, सारी कांटेक्ट में स्मूथ सरफेस पे रखी हुई है बच्चों। अब आप ध्यान से समझिएगा, ये एक स्ट्रिंग 1 है, ये भी स्ट्रिंग 2 है, और दोनों स्ट्रिंग आइडियल है। तो अगर इसमें मैंने कह दिया T1,
इसमें T1 टेंशन आएगा और इसमें T2 टेंशन आएगा, तो थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन सेम रहेगा, लेकिन क्योंकि दोनों डिफरेंट स्ट्रिंग हैं तो इसमें इस वजह से इनमें डिफरेंट टेंशन आएगा। फिर अगेन मैं इस प्रॉब्लम को दो तरीके से कर सकता हूं। पहला तरीका है कि हर एक का एफबीडी बनाऊं और करूं, जो कि थोड़ा सा लेंदी है, पर हम देख लेते हैं उसको भी। अब देखिए, क्योंकि स्ट्रिंग आपकी आइडियल है बच्चों, तो डेफिनेटली आइडियल स्ट्रिंग होने की वजह से इनएक्सटेंसिबल भी है, तो इस बॉडी का एक्सेलरेशन, इस बॉडी का एक्सेलरेशन और इस बॉडी का एक्सेलरेशन सेम होगा। अब यहां से बच्चों देखिए, अगर मैं बॉडी ए का एफबीडी बनाऊं तो फोर्स इधर की तरफ लग रहा है इस पे। नॉर्मल रिएक्शन में अभी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं है, मुझे एक्सेलरेशन और टेंशन की ही बात करनी है, तो डेफिनेटली मुझे वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस से अभी कोई मतलब नहीं है, तो मैं बेटा केवल हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात कर रहा हूं। ये बना देता हूं, चलिए नॉर्मल रिएक्शन इस पे एन ए ऊपर की तरफ लग रही होगी, एम ए जी इधर की तरफ और टेंशन T1 इधर की तरफ। ये बॉडी ए का एफबीडी है, इससे इक्वेशन क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन ए इधर है, F माइनस का T1 इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन। पहली इक्वेशन ये आई। दूसरी बॉडी को देखिए, तो दूसरी बॉडी पे T1 टेंशन इधर लग रहा है, T2 टेंशन इधर लग रहा है। ऊपर की तरफ बच्चों लग रही है नॉर्मल रिएक्शन, धरती माता नहीं घुसने देंगी सतह में, और नीचे बुलाएंगी ग्रेविटेशनल फोर्स से एमबीजी फोर्स लगाएंगी। तो बेटा अगर मैं केवल वर्टिकल मोशन की बात करूं, माफ कीजिएगा केवल हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करूं, तो बच्चों T1 माइनस का T2, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के फोर्सेस को मैं पॉजिटिव लेता हूं, तो मास ऑफ द बॉडी दैट इज mb इंटू ए, दैट इज द सेकेंड इक्वेशन। नाउ थर्ड बॉडी का अगर मैं एफबीडी देखूं, ये ए बॉडी का था, ये बॉडी बी का था, बॉडी सी का अगर मैं देखूं एफबीडी, तो बॉडी सी का एफबीडी बेटा इस तरीके से होगा, नॉर्मल रिएक्शन एनसी ऊपर और धरती माता नीचे बुलाएंगे एमसी बी से, और टेंशन T2 इधर रस्सी लगा देगी। तो अगर T2 लगा रही है तो इसका देखो केवल हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है, तो T2 इज इक्वल टू एम सी इंटू ए। ये थर्ड इक्वेशन है। तीनों इक्वेशन को बच्चों अगर आप लोग ऐड कर दो, आपको मिलेगा F इज इक्वल टू एम ए एम बी प्लस एम सी इंटू ए। तो व्हाट इज ए? ए इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एम ए एम बी प्लस एम सी, एंड दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। डिफरेंट बॉडी, सभी बॉडीज का एक्सेलरेशन सेम है, तो बच्चों इसे स्क्रीन पॉज करो, इस केस को नोट कर लो और इसको फिर शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। अब बच्चों अगर टेंशन निकालना चाहते हैं T2, तो T2 के लिए कौन सी इक्वेशन पकड़ूं? थर्ड इक्वेशन बहुत अच्छी है। तो T2 टेंशन आपका आ जाएगा मास ऑफ द बॉडी mc है और एक्सेलरेशन है F डिवाइडेड बाई ma प्लस mb प्लस mc। सो T2 टेंशन। बच्चों अगर टेंशन निकालना है T1, तो T1 मैं कैसे निकालूं? T1 निकालने का दो तरीके हैं मेरे पास, और दोनों ही क्या है, बहुत आसान है। पहले आपको स्कूल लेवल का बता देता हूँ, सिंपल बताता हूँ, फिर निंजा टेक्निक से कैसे आसानी से केवल देख के निकाला जा सकता है टेंशन, वो भी सीख लेंगे। तो मैं T1 निकालना चाहता हूँ, मैंने बच्चों ले ली आपकी फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन से T1 निकालूंगा तो F माइनस T1 इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इज A and acceleration. So T1 is equal to F minus ma into acceleration. F is like this minus ma. Acceleration is आपका ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन यहाँ है, तो दैट इज F ma प्लस mb प्लस mc। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो देखिए आ जाएगा mb प्लस mc डिवाइडेड बाई ma प्लस mb प्लस mc, और मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा आपका f, दैट इज द T1 टेंशन एंड इट इज क्वाइट इजी टू फाइंड। ये बेटा आपकी हो गई स्कूल अप्रोच, स्कूल में आप ऐसे ही अपना सब्जेक्टिव करके आओगे, ये नॉर्मल अप्रोच, पर दिस इज नॉट द कॉम्पिटेटिव अप्रोच। हाउ टू डू दिस क्वेश्चन इन फ्यू लाइन्स, आइए इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ सिस्टम। इससे पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट में अभी मैं समझाता हूं आपको कि कैसे सिस्टम से चुटकियों में निकाला जाएगा। तो नोट करिए आप लोग स्क्रीन पॉज करके।
तो सबसे पहले बच्चों मैं एक्सेलरेशन निकालना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली मैं इसको मान लेता हूँ सिस्टम इस पूरे को। तो इस सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है F, टोटल मास इन मोशन जो है वो हो गया ma, mb एंड mc into a. So acceleration we can directly calculate with this short trick. This is ma mb plus mc, and that is the value of acceleration. If I want to calculate the tension T2, look at the body C. The T2 is the only horizontal force which is responsible for this A acceleration. So we can write here T2 is equal to mc into A, and T2 can be easily calculate mc and A is F ma plus mb plus mc. Now I want to calculate the T1 force. For calculation of T1 force, look, मैंने क्या करा बच्चे, इसको मैंने मान लिया सिस्टम, ये वन जो है मेरा जिसके अंदर बॉडी बी और सी है, केवल इसको सिस्टम माना। तो देखो क्या होगा, ये आपकी सी बॉडी है, ये बी बॉडी है, इस पे T1 टेंशन लग रहा है, तो T1 टेंशन नाउ बिहेव एज ए एक्सटर्नल फोर्स. So this T1 force is responsible for the motion of this system, and the mass in the motion is mc plus mv and acceleration. So T1, and T1 is the mc plus mb, and acceleration is f divided by ma plus mb plus mc. So this is the value of T1 and it can be easily calculated. तो ये देखिए, ये थी शॉर्ट ट्रिक। आगे और टेंशन के बारे में जानते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं कि अगर स्ट्रिंग मासलेस नहीं हो तो क्या होगा, क्यों नहीं होता हमेशा इक्वल टेंशन स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पर। तो ये जानना चाहता हूँ। पहले देखता हूँ कि क्या होगा। मैंने कहा कि ठीक है, स्ट्रिंग का मास लीनियरली वेरी कर रहा है, यानी कि ये एक मेरी रस्सी है, ये एक स्मूथ प्लेन पे रखी है। स्मूथ प्लेन का मतलब बच्चों सीधा सीधा यही होता है कि फ्रिक्शन की वैल्यू ज़ीरो है। अगर फ्रिक्शन की वैल्यू ज़ीरो है और मैं इस पर एक फोर्स F लगा रहा हूँ, ठीक, अब रस्सी की जो टोटल लेंथ L है, अगर रस्सी की टोटल लेंथ L है और टोटल मास कैपिटल M है, तो मैं निकाल सकता हूं पर यूनिट लेंथ पर इसका मास क्या होगा। तो मैंने कहा लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ m/l हो गया। अब बच्चों मैं आपको पहले बताऊंगा कि क्यों आपकी मासलेस स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पर, या मैं कहूं इफ द स्ट्रिंग इज मासलेस द टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग मस्ट रिमेन सेम, क्यों होता है। अब देखिए, साथ ही साथ इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। इनएक्सटेंसिबल मतलब देर इज नो वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सो ड्यू टू दिस हर एक रस्सी के हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम होगा। अगर रस्सी के हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम है, तो मैंने क्या किया बच्चों, यहां से एट अ डिस्टेंस x से एक छोटा सा सेक्शन ले लिया dx सेक्शन ले लिया, dx लेंथ का सेक्शन ले लिया, ये dx लेंथ का। अब इस dx लेंथ के सेक्शन का कुछ मास होगा, क्योंकि ये dx बहुत छोटा एलिमेंट है तो इसका मास भी बहुत छोटा होगा और वो मास होगा dm। अब देखो पर यूनिट लेंथ जो मास है m/l है, तो dx लेंथ पर कितना हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा लैम्डा इंटू dx, लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ एंड इंटू लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट। ये बिल्कुल उसी तरीके से कि अगर 1 मीटर पे m मास है तो dx पे कितना होगा, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा पर यूनिट लेंथ हमें पता है। तो अब dm पता है। अब अगर मैं इस मास एलिमेंट का FBD देखूं, मैं कह रहा हूं कि मैंने माना है कि अभी ना स्ट्रिंग में जो टेंशन है थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम नहीं है, ठीक भाई, अगर ये थ्रू आउट द सेम नहीं है तो dm मास है। अब स्ट्रिंग के इस सेक्शन में देखिए आप, स्ट्रिंग के इस सेक्शन में जो टेंशन होगा वो अंदर की तरफ ऐसे लग रहा होगा, अलोंग द स्ट्रिंग लग रहा होगा। मैंने कहा यहाँ पर जो टेंशन लग रहा है बच्चों, यहाँ पर इसके वजह से जो टेंशन आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है T2, ये टेंशन आ रहा है। इसी तरीके से जो अंदर की तरफ टेंशन लग रहा होगा, और टेंशन वेरी कर रहा है लेंथ के हिसाब से, लेकिन ये छोटी सी लेंथ है इधर, तो यहाँ पर जो टेंशन लग रहा होगा वो आ रहा है T1। तो आप देखो T और एक्सेलरेशन हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो आप क्या कहोगे, T2 इधर है, T1 इधर है, तो आप लिखोगे T2 माइनस
T1 मास ऑफ द एलिमेंट dm इंटू एक्सेलरेशन। अगर आपकी रस्सी बच्चों हो जाती है मासलेस, इफ स्ट्रिंग इज मासलेस, इफ स्ट्रिंग इज massless, in that case the dm is equal to 0 and t1 is equal to t2. so हम कहते हैं ना इफ द, अब मैंने ये x तो ऐसे ही रैंडम ले लिया, कहीं के लिए भी लगाओ सेम सिचुएशन होगी, तो डेफिनेटली थ्रू आउट द स्ट्रिंग आपकी जो टेंशन है वो सेम रहेगी। ठीक है, समझ में आती है यहां से बात, आसान बातचीत है बच्चों। अब देखो दूसरा केस समझते हैं कि if string is not massless, in that case how we can calculate the tension, the variation of the tension if a string is not massless, तब के केस में क्या होगा। अब अगर आप देखें तो हम बात करते हैं बच्चों ये dm, ठीक है। अगर मुझे किसी सेक्शन पे देखना है कि मुझे जानना है कि इस सेक्शन पे टेंशन क्या होगा, तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले मैं इस रोप का एक्सेलरेशन निकालता हूं, क्या होगा भाई। अगर मैं रोप को एक सिस्टम मान लूं और तो यहां पर मैं लिखूंगा रोप पे लग रहे सारे फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्स F हो जाएगा, रोप का मास m है, एक्सेलरेशन a है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द रोप हो जाएगा F बाई m। ठीक है भाई, आसान बातचीत थी। अब मैं एट अ डिस्टेंस x पर रोप पर देखना चाहता हूं कि कितना टेंशन आ रहा है, तो थोड़ा सा मैं रब करता हूं, देखते हैं। तो देखिए बच्चों, ये आपकी जो रोप है ना, रोप, इस पे देखिए इसकी लेंथ कितनी है, L माइनस का x, ये पोर्शन L माइनस एक्स होगा। इसका मास कुछ होगा, मैंने कह दिया स्मॉल m मास है, इस मास की कैलकुलेशन करें तो ये स्मॉल m मास बराबर होगा कैपिटल M बाई L इनटू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दैट इज L माइनस एक्स। इसको कौन पुश करा रहा है, ये जो स्ट्रिंग का टेंशन इधर है, ये जो अप्लाइड कर रही है, ये जो पोर्शन इस पे अप्लाइड कर रही है वो लेके जा रहा है, मैंने इसे कह दिया Tx। अरे भाई ये वाला रस्सी का सेक्शन, मैंने कहा भाई देखो ध्यान से समझो, सारी बातें ध्यान से समझो बच्चों। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, तो जो इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हो, ये आपका ये जो है ए बी पॉइंट जो इस BC सेक्शन पर फोर्स लगा रहा है, उसकी वजह से तो ये BC सेक्शन चल रहा होगा, अब वो होगा टेंशन, वो होगा बच्चों टेंशन का, तो टेंशन Tx इधर की तरफ लग रहा होगा, तो हम लिख सकते हैं Tx इज इक्वल टू मास ऑफ दिस सेक्शन इनटू एक्सेलरेशन मास इज कैपिटल M by L into L minus x, and acceleration is the, what is the acceleration, F by capital M, that is capital M. So capital M cancel, and this is F1 minus x by L at a distance x टेंशन इतना आएगा बच्चों। ठीक है, आसान बातचीत थी बेटा, इतना टेंशन आएगा। अगर हम x की वैल्यू कैपिटल L रख दें तो यहाँ पर पहुँच जाएंगे, x की वैल्यू कैपिटल L रख दें तो टेंशन यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू में 0 रख दो तो टेंशन केवल फोर्स के बराबर होगा। तो टेंशन आप देखें तो स्ट्रिंग पे जिस पॉइंट से फोर्स लगाया है वहां से घटना चालू हो जाता है। यहाँ पर जो टेंशन लग रहा होगा वो फोर्स के इक्वल लग रहा होगा, और यहाँ पर जो टेंशन लग रहा होगा वो टेंशन 0 होगा। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर इसके जो पेयर आएगा फोर्स का वो क्या आएगा, यहाँ पर तो कोई फोर्स नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो बच्चों आपका टेंशन है वो क्या आएगा, 0। ऐसे भी देखा जा सकता है। तो ये था आपका बच्चों वेरिएशन ऑफ द टेंशन। और क्यों मासलेस स्ट्रिंग का हम लोग कहते हैं कि मासलेस स्ट्रिंग है तो टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग मस्ट रिमेन सेम, क्यों कहते हैं ये हमने जाना। अब कुछ और मशीन्स देखते हैं, एडवुड मशीन देखते हैं, आप इसे स्क्रीन पॉज करके बच्चों नोट कर लो। और बच्चों देखते हैं एक नई तरीके का सिस्टम। देखिए आपकी ये पुली है, पुली की क्या है, ये पुली जानते ही होंगे घिरनी, पहले ज़माने में कुएं से पानी निकालने के लिए पुली का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये पुली में थोड़ा सा अंतर है, ये पुली मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं, यानी कि इसके ऊपर रस्सी स्लाइड कर रही है, पुली घूम नहीं रही है। दूसरा ये मासलेस भी है। इस पुली से एक रस्सी ऊपर से जा रही है और यहाँ पर बेटा एक लगा है ब्लॉक जिसका मास है m1, यहाँ पर लगा है दूसरा ब्लॉक जिसका मास है m2,
और मैं बेटा कह रहा कि M1 इज ग्रेटर देन दी M2। अब ये पुली यहाँ पर किसी सीलिंग से ऐसे लटकी हुई है, एक रस्सी ऐसे लगी हुई है। अब देखिए अगर मैं देखूँ इस सिस्टम में तो रस्सी कितनी है, एक पूरी रस्सी ये है और एक रस्सी ये है, यानी कि 2 स्ट्रिंग है। तो अब स्ट्रिंग भी आपकी आइडियल है, तो आइडियल स्ट्रिंग का जो आपका टेंशन है वो क्या होता है, टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम होती है। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट क्या होता है, मासलेस होती है, इनएक्सटेंसिबल होती है। तो हर एक पॉइंट को लेते हैं, आइडियल स्ट्रिंग के हर एक अजम्पशन को लेते हैं और समझते हैं कि क्या क्या हमें लेना है। सबसे पहले मासलेस स्ट्रिंग है, तो यानी कि टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब देखो ऑब्जेक्ट से अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन यहाँ आएगा, यहाँ पर टेंशन ऐसे आएगा, यहाँ पर टेंशन टी ऐसे आएगा, यहाँ पर टेंशन टी ऐसे आएगा, यहाँ पर टी प्राइम क्योंकि अलग स्ट्रिंग है, ये अलग स्ट्रिंग है, यहाँ पर टी प्राइम ऐसे आएगा। इनएक्सटेंसिबल है। अब बेटा इनएक्सटेंसिबल का मतलब है रस्सी जो है खिंच नहीं रही है, तो ये जितना सेक्शन जाएगा नीचे उतना इसको ऊपर जाना पड़ेगा। अगर नहीं गया तो रस्सी क्या हो जाएगी, खिंच रही है, लेंथ चेंज हो रही है, और लेंथ में चेंज रस्सी के नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली जितना नीचे की डायरेक्शन में m1 ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा उतना ऊपर की डायरेक्शन में m2 ब्लॉक का होगा। अब सारे पॉइंट समझ में आते हैं। अब हम देखते हैं कि भाई दोनों पे क्या लग रहा है बच्चों, ग्रेविटी लग रहा है, तो ये यहाँ पर m1g नीचे लगेगा, यहाँ पर m2g भी नीचे लगेगा। पहले हम फर्स्ट ब्लॉक का एफबीडी देखें तो टेंशन है बेटा आपका ऊपर, m1g है नीचे, ऑब्जेक्ट जा रहा है नीचे की डायरेक्शन में। तो ऑब्जेक्ट अगर a एक्सेलेरेशन से नीचे जा रहा है तो हम फोर्स m1g माइनस का t एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन के फोर्स को पॉजिटिव लो, m1a लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन। अब बेटा मैं दूसरी बॉडी का एफबीडी बनाता हूँ और उससे लिखता हूँ। तो आपकी बॉडी 2 पे टेंशन ऊपर लग रहा है, m2g नीचे लग रहा है, और डेफिनेटली a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे बेटा t माइनस का m2g इज इक्वल टू मास ऑफ द m2a। अगर मैं देखूँ इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन देखो क्या होगा, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड कर दीजिए। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को बेटा हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या मिलता है ऐड करने पर, आइए देखते हैं। तो बच्चों इक्वेशन 2 और 1 को ऐड करा तो हमें मिला m1 प्लस m2 a इज इक्वल टू m1 माइनस m2g, देन a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 g divided by m1 plus m2, that is the acceleration of this system। इस मशीन को बेटा कहते हैं एटवुड मशीन, एटवुड मशीन कहते हैं इसे बच्चों। अब देखिए सबसे पहले टेंशन कैलकुलेट करना है, क्या एक्सेलरेशन निकालने का आसान तरीका नहीं हो सकता, जरूर है, निंजा टेक्निक है। तो इसकी निंजा टेक्निक देखो, फोर्स उन एक्सटर्नल फोर्सेस को देखो। सिस्टम में मैंने ये ले लिया, ये है सिस्टम, अपनी एटवुड मशीन सिस्टम है, तो एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटी का फोर्स हो गया। तो उन एक्सटर्नल फोर्स को देखो जो मोशन की डायरेक्शन में है, तो वो m1g है, और मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो क्या है, m2g है। टोटल मास इन मोशन से डिवाइड कर दो, दैट इज m1 प्लस m2, सो वी गेट द एक्सेलरेशन इन बाय दिस मेथड आल्सो। सो दिस इज अनदर इजी मेथड टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। अब बच्चों दूसरा चीज देखते हैं कि टेंशन क्या होगा। तो टेंशन कैसे निकाल सकते हैं, डेफिनेटली एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे। तो T इज इक्वल टू, मैंने ये वाली इक्वेशन ले ली, ये हो जाएगी m1g माइनस का a, ये हो जाएगा, इधर जाएगा इधर जाएगा, m1 को ऐसे ही रखा, g माइनस a इज m1 माइनस m2 बाई g इधर, और यहाँ पर आपका आ जाएगा m1 प्लस m2। इसे सॉल्व करेंगे तो बेटा टेंशन आ जाएगा 2m1 m2 एंड हेयर फ्रॉम हेयर, देखिए ये ऊपर जाएगा, g कॉमन ऊपर जाएगा, तो आपका यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, m1 m1 कैंसिल हो जाएगा, m2 ऐड हो जाएगा, तो 2m2 आएगा, 2m2 इंटू m1 m1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू g। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग ये आ गई।
बेटा अगर टेंशन इन द स्ट्रिंग ये आ गई तो ऊपर जो पुली से बंधी है स्ट्रिंग उसमें कितना टेंशन होगा, इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद उसमें टेंशन देखते हैं। तो बेटा टी प्राइम की वैल्यू देख रहे हैं हम, तो टी प्राइम की वैल्यू क्या होगी, टी प्राइम, देखो अगर टी प्राइम का पुली का एफबीडी देखूं तो एक टी नीचे और एक टी नीचे, तो 2t, ये t प्लस टी 2t, ऊपर टी प्राइम है, पुली चल नहीं रही है, फिक्स्ड पुली है, तो टी प्राइम मस्ट बी बैलेंस्ड बाई 2t, और टी प्राइम की बेटा वैल्यू आ जाती है 4m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और यहाँ पर g का मल्टीप्लीकेशन। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टी प्राइम। तो ये बेटा आपने लोग ने एटवुड मशीन डिस्कस कर ली, हमने टेंशन डिस्कस कर लिया, हमने नॉर्मल रिएक्शन डिस्कस कर ली, हमने वेट डिस्कस कर लिया। अब करेंगे खूब सारी प्रॉब्लम्स। यहाँ पर थ्योरी पार्ट का एंड होता है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन विदाउट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन वाला भी है, उसको नेक्स्ट लेक्चर्स की सीरीज में देखेंगे, पर इसके ऊपर पहले अभी करेंगे हम क्वेश्चंस, खूब सारे क्वेश्चंस, और अपने कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो आप लोग ये नोट करिए और मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में कि आपको लेक्चर कैसा लगा। अभी मैं चलता हूँ, मेहनत से पढ़ो, टेंशन पालनी नहीं है, कैलकुलेट करनी है बस, ठीक है। चलो, जय हिंद, बाय बाय।